नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, इस वीडियो में इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर 4th है, जिसमें मेजर पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस पेपर का नाम है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में राज्य प्रशासन क्या है, उसके बारे में आपका ये पेपर है। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और एज यूजुअल हमारी ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को फोकस में लेते हुए रहेगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो जो एग्जाम में 2026 के एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और आपको मालूम ही है कि पहली बार यूनिवर्सिटी 2026 में सेमेस्टर 4th का सेकंड बार आपका एग्जाम ले रही है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जो इस बार आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, उनको हम यहाँ इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये आपका सिलेबस है। कोशिश करिए कि सारे सिलेबस को कवर करते हुए हम क्वेश्चंस को देखेंगे। फिर भी कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, क्योंकि मेजर पेपर को एक क्लास में बांध पाना इतना आसान नहीं होता। तो चलिए फिर भी कोशिश को हम लेते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हम देखेंगे यूनिट वाइज। पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन? राज्य प्रशासन क्या है? State administration refers to the administrative system through which a state government implements laws, policies and development programs. राज्य प्रशासन उस प्रशासनिक व्यवस्था को कहा जाता है जिसके माध्यम से राज्य सरकार कानूनों, नीतियों और विकास कार्यक्रमों को लागू करती है। यानी कि राज्य सरकार जो कानून बनाती है, कोई नीति बनाती है या कुछ भी ऐसे प्रोग्राम जो बनाती है, उसको उसे क्या करना होता है? क्रियान्वित करना होता है। तो क्रियान्वित करने के लिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, यूं कहे एक मैकेनिज्म की नीड होती है एक राज्य स्तर पर। उसे हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का नाम देते हैं। इट एंश्योर्स गवर्नेंस, पब्लिक वेलफेयर, लॉ एंड ऑर्डर एंड एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज विद इन द स्टेट। यह सुनिश्चित करती है कि राज्य में सुशासन बना रहे, जन कल्याण बना रहे, कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सेवाओं के प्रभावी संचालन होता रहे। इस बात को ये क्या करती है? सुनिश्चित करती है। या इन सब को सही मेंटेन करने के लिए राज्य प्रशासन क्या करता है? काम करता है। अगला क्वेश्चन है, राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। भारत में राज्य प्रशासन की कुछ 4 विशेषताएं लिखिए। It is based on the constitution, follows the parliamentary system, functions under the federal structure and works for public welfare। यानी हम बात करें इसकी विशेषताओं की, तो पहली बात है कि ये संविधान पर आधारित होता है, संसदीय प्रणाली का पालन करता है, संघीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है और जन कल्याण के लिए भी काम करता है। इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। यह प्रभावी प्रशासन हेतु केंद्र सरकार के साथ समन्वय भी स्थापित करता है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारा देश फेडरल कंट्री है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी वर्क करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी वर्क करती है। तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? अपने जो राज्य है, अब उसकी जो बाउंड्री है, उसमें सारी व्यवस्था को मेंटेन करने का काम तो करता ही करता है, साथ ही में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो करता है। जो पार्लियामेंट्री हमारा स्ट्रक्चर है उसको ये फॉलो करता है। और जो फेडरल सिस्टम है, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। 3 तरह की लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है उन पर कानून बनाएगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरीके के हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर है उनको ये फॉलो करते हुए पब्लिक वेलफेयर में काम करती है और साथ ही में स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन भी बनाए रखती है। ये सारी विशेषताएं किसकी है? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बिकम इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट? राज्य प्रशासन का महत्व लगातार क्यों बढ़ रहा है? द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू डिसेंट्रलाइजेशन, welfare programs, economic development, disaster management and growing public expectations। विकेंद्रीकरण के कारण, जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के कारण, आर्थिक विकास, आपदा प्रबंधन और बढ़ती हुई जन अपेक्षाओं के कारण आज वर्तमान में राज्य प्रशासन का महत्व बढ़ चुका है। States play a major role in implementing national policies and delivering essential public services। राज्य राष्ट्रीय नीतियों के क्रियान्वयन हेतु और आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे आपको पता है कि मनरेगा चला करता था और आज 1 जुलाई हो गई और मनरेगा का नाम वी बी जी राम जी हो गया है।
वीबी राम जी हो गया है। तो इस तरीके की जो कोई वेलफेयर प्रोग्राम होता है, मनरेगा में 100 दिन की गारंटीड जॉब मिलता था, वहीं वीबी राम जी में 125 दिनों की गारंटी का जॉब मिलेगा। तो मैं यहाँ पे ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ? ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि जो मनरेगा है वो एक्चुअली, या वीबी राम जी है वो एक्चुअली सेंटर गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, लेकिन इम्प्लीमेंट किसके थ्रू होता है? स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है, और उसके बाद भी लोकल गवर्नमेंट में ये आता है। तो कहने का मतलब जो इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, इनको डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ता है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सेंटर अपने से हटाकर इन प्रोग्रामों को स्टेट के थ्रू, और स्टेट अपनी लोकल गवर्नमेंट के थ्रू क्या करता है? इम्प्लीमेंट करवाता है, इसकी मॉनिटरिंग करता है, देख रेख करता है। तो इस सारी तरीके के कार्यक्रमों को देखते हुए, इन सारे तरीकों की बातों को देखते हुए, आज वर्तमान में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या हो गया है? बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द गवर्नर? राज्यपाल कौन है? जैसे देश में सबसे बड़ा कौन है? राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति होता है। ठीक उसी हिसाब से राज्य में सबसे बड़ा कौन होता है? राज्यपाल होता है। देश में सेंटर में पीएम होता है, और राज्य में कौन होता है? सीएम होता है। सेंटर में एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और राज्य में एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हमें मालूम होना चाहिए, दोनों का सिमिलरिटी हमें देखना होना चाहिए। तो हम बात करते हैं यहाँ पे गवर्नर कौन है। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। द गवर्नर एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड परफॉर्म एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल फंक्शंस एट द स्टेट लेवल। राज्यपाल संविधान के अनुसार कार्य करते हैं, और राज्य स्तर पर कार्यपालिका, विधायिका, वित्तीय तथा न्यायिक संबंधी कार्यों का क्या करता है? निर्वहन करता है। अब आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए, वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है, और उनका नाम क्या है? आप मतलब कौन है, उनका नाम क्या है की बात है। यानी कहने का मतलब कमेंट करके बताओ आपको कितना मालूम है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है छोटे क्वेश्चन के तौर पे। अगला क्वेश्चन है, वो इज द चीफ मिनिस्टर? मुख्यमंत्री कौन होता है? द चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दिस स्टेट गवर्नमेंट। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। ही और सी लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज, कोऑर्डिनेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडवाइसेज द गवर्नर ऑन इम्पोर्टेंट स्टेट मैटर्स। वह मंत्री परिषद का नेतृत्व करता है, नीतियों का निर्माण करता है, प्रशासन का समन्वय करता है, और राज्य के महत्वपूर्ण मामलों में राज्यपाल को सलाह भी देने का काम करता है। अब यहाँ पे एक हिडन एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, वो ये है कि राज्यपाल किसकी सलाह पे काम करते हैं? तो मंत्री परिषद की सलाह पे काम करते हैं, जिसका हेड कौन होता है? सीएम होता है। तो मुख्यमंत्री कौन होता है? राज्य का कार्यपालिका हेड, या यूं कहे राज्य का वास्तविक जो हेड होता है, प्रमुख होता है, वो कौन होता है? सीएम होता है। और वर्तमान राजस्थान के सीएम का जरूर नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? मंत्री परिषद क्या है? The Council of Ministers consists of the Chief Minister and other ministers appointed by the Governor. मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल द्वारा नियुक्त अन्य मंत्री शामिल होते हैं। इट इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड असिस्ट द चीफ मिनिस्टर इन गवर्निंग द स्टेट। ये सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, या उत्तरदायी होती है, और राज्य के शासन संचालन में मुख्यमंत्री की सहायता करती है। कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उसमें कई सारे मंत्री जो होते हैं, जिनको गवर्नर क्या करता है? अपॉइंटमेंट करता है, अपॉइंट करता है, और उसका हेड कौन होता है? सीएम होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट एनी फोर फंक्शंस ऑफ द गवर्नर? राज्यपाल के कुछ 4 कार्य लिखिए। द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर्स, summon and prorogues the state legislature, gives assent to bills, and ensures that the state government functions according to the constitution। राज्यपाल के कामों की बात करें तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाता है और उसे स्थगित करता है, विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करे। जैसे देश में राष्ट्रपति के साइन करने के बाद कोई बिल एक्ट बनता है, ठीक उसी हिसाब से राज्य में राज्यपाल के साइन के बाद वह क्या बनता है? एक्ट बनता है। तो जितने भी विधेयक होते हैं, बिल होते हैं, उन पे स्वीकृति देने का काम करना, मुख्यमंत्री को नियुक्त करना, विधानमंडल का सत्र बुलाना, उसे स्थगित करना, और संविधान के अनुसार कार्य करना, ये सारे काम किसके हैं? राज्यपाल के हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंशन एनी 4 फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री के कुछ 4 कार्य लिखिए। द चीफ मिनिस्टर फॉर्म्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एलोकेट्स portfolios, coordinates administration, formulate government policies, and acts as the principal advisor to the governor of on the state affairs।
मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है, विभागों का वितरण करता है, प्रशासन का समन्वय करता है, सरकारी नीतियों का निर्माण करता है और राज्य के मामले में प्रमुख मामले में राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो इस तरीके के वह खूब सारे काम करता है, यानी कि हमने पता है कि जैसे चिकित्सा मंत्री है, खनन मंत्री है, ये सब विभाग मंत्रियों को अलॉट करने का काम किसका होता है? चीफ मिनिस्टर का होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर, यानी राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच क्या संबंध है? द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वाइल द चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड। राज्यपाल राज्य का वैधानिक संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। यानी कि संविधान के तौर पे देखा जाए तो राज्यपाल प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक जो शक्तियां हैं वो सीएम के पास होती हैं। द गवर्नर नॉर्मली एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुसार राज्यपाल सामान्यतया मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह पे कार्य करते हैं। तो ये कुछ दोनों में क्या है, डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्रिपरिषद की जो सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा है उसे स्पष्ट करो। यानी कि सामूहिक जो उत्तरदायी है मंत्रिपरिषद वो किसके प्रति होती है? विधानसभा के प्रति है या विधानमंडल के प्रति होती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑल मिनिस्टर्स सपोर्ट कैबिनेट डिसीजंस एंड इफ द असेंबली पासेज ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट रिजाइन। सभी मंत्रिमंडल के निर्णयों का समर्थन करते हैं। सभी मंत्रिमंडल जो निर्णय होते हैं उनका समर्थन करते हैं, और यदि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। या फिर हम ये कहें, यदि सीएम इस्तीफा दे देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा दिया हुआ समझा जाता है। तो इसमें एक लाइन कही जाती है कि पूरी मंत्रिपरिषद एक साथ डूबती है। जब डूबती है तो क्या होती है? एक साथ डूबती है। तो ये इनकी सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को बताती है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की ओर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेट सेक्रेटरीट? राज्य सचिवालय क्या है? द स्टेट सेक्रेटरीट इज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सचिवालय राज्य सरकार का सर्वोच्च प्रशासनिक कार्यालय है। इट असिस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। यह मंत्रिपरिषद को नीतियों के निर्माण में, समन्वय में, कार्यान्वयन में और राज्य के समग्र प्रशासन में मदद करता है। यानी कि हम ये सोचते हैं कि कैसे काम कर लेते हैं नेता वगैरह डायरेक्ट, इनके पीछे एक सेक्रेटरी काम करता है, एक सचिवालय काम करता है। तो ओवरऑल अगर हम प्रशासनिक कार्यालय की बात करें जो टॉप लेवल का है, वो राज्य में कौन होता है? राज्य सचिवालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इज द चीफ सेक्रेटरी? मुख्य सचिव कौन होता है? तो जो सचिवालय है उसका हेड मुख्य सचिव होता है। द चीफ सेक्रेटरी इज द सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मुख्य सचिव अ, राज्य सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है। ही एक्ट्स एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट सेक्रेटरीट एंड द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। यह राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख है होता है तथा प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार भी होता है। इसे सचिवों का सचिव भी कहा जाता है, यानी कि चीफ सेक्रेटरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी 4 फंक्शंस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी? मुख्य सचिव के कुछ 4 कार्य लिखिए। द चीफ सेक्रेटरी कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिपार्टमेंट्स, एडवाइसेस द चीफ मिनिस्टर, supervises state administration, implements government policies and acts as the link between the state government and the central government। मुख्य सचिव की बात करें तो ये विभागों के जो कार्य होते हैं उनमें आपस में तालमेल बिठाने का काम करता है, मुख्यमंत्री को सलाह देता है, राज्य प्रशासन की देखरेख या निगरानी करता है, सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है कि जो पॉलिसीज बन रही है वो सही इम्प्लीमेंट होती है या हो रही है या नहीं हो रही है। और इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकार के बीच एक समन्वय बिठाने की जो कड़ी है उसका नाम सचिवालय है, सॉरी चीफ सेक्रेटरी है। यानी इन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम भी चीफ सेक्रेटरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए डिपार्टमेंट? किसी विभाग के प्रशासनिक संगठन से आपका क्या अभिप्राय है? द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए डिपार्टमेंट रेफर्स टू द हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, supervision, coordination and delivery of public services within the department।
यानी किसी विभाग के अगर हम प्रशासनिक संगठन की बात करें तो उसका मतलब होता है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की उस पदानुक्रम व्यवस्था से नीति क्रियान्वित कैसे हो रही है, प्रशासन कैसे हो रहा है, पर्यवेक्षण का काम किस तरीके से हो रहा है, समन्वय और सार्वजनिक सेवाओं के संचालन के लिए कौन उत्तरदायी है, कौन उत्तरदायी नहीं है, इन सारी चीज़ों का एक चार्ट बनता है या यूँ का एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, उसे हम इसका प्रशासनिक संगठन कहते हैं। जैसे ये टॉप लेवल का हो गया, इसके बाद इसके अंडर ये होते हैं, यहाँ पे इसके अंडर ये काम करते हैं, इस तरीके से। किसी पर्टिकुलर काम के लिए कौन हेड है, कौन उसका ज़िम्मेदार है, कौन उसका सुपरविज़न कर रहा है। इस तरीके का जो एक ऑर्गेनाइज़ेशन स्ट्रक्चर होता है, उसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइज़ेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन राजस्थान? राज्य के गृह विभाग के प्रमुख कार्य क्या है? द होम डिपार्टमेंट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, सुपरवाइजेज द पुलिस, मैनेजेज प्रिजन्स, ensures internal security, controls disaster management and coordinates matters relating to the public safety and security. गृह विभाग कानून एवं व्यवस्था बनाए रखता है, पुलिस का पर्यवेक्षण करता है, जेल प्रशासन का संचालन करता है, आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है, आपदा प्रबंधन में तालमेल बैठाता है और सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित जो कार्य हैं उनका क्या करता है, संचालन करता है। ये सारे गृह विभाग के काम होते हैं। नेक्स्ट है, मेंशन एनी फोर फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। राज्य के वित्त विभाग के कुछ 4 कार्य लिखो। इसको समझने से पहले एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ। तो देखो इस तरीके से मैं थोड़ी जगह ले लेता हूँ। होप यहाँ पे आपको दिख जाएगी, थोड़ी सी बड़ी होगी पेंसिल, नो डाउट। ये लो, देखो क्या होता है, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट है। अब देखो टैक्सेशन से सरकार के पास क्या आता है, पैसा आता है। तो जितने भी बड़े-बड़े टैक्स है वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लाइक इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, कस्टम हो गए, ये सारे इनसे बड़ी अमाउंट में पैसा आता है। ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इनकम के सोर्स ज़्यादा है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट के पास बड़ा-बड़ा देखा जाए तो जीएसटी या यूँ कहे जिसे हम सेल्स टैक्स बोलते हैं, वो किसके पास आता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है, जिसे जीएसटी का नाम दिया जाता है। और जीएसटी में भी आधा यानी 50% तो स्टेट के पास, सॉरी सेंटर के पास चला जाता है। अब कभी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच पैसों को लेकर तनातनी नहीं हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक व्यवस्था की गई है जिसे हम क्या बोलते हैं? फाइनेंस कमीशन। क्या बोलते हैं? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का जो हेड होता है, चेयरपर्सन होता है, उसका जो जो नियुक्ति है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ये 5 साल के लिए काम करता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच काम करता है। यानी कि ये फाइनेंस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देता है कि इतना परसेंट पैसा आप स्टेट गवर्नमेंट में बाँट दीजिए। बात आपकी समझ में आई? चलिए यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्योंकि हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइज़ेशन हो चुका है और पंचायती राज है, कौन-सा राज है? पंचायती राज। तो एक गवर्नमेंट और काम करती है जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। अब भई पंचायती राज की स्थापना 1959 में हो चुकी थी, लेकिन पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं किया गया था। तो 1994 में, या राजस्थान की बात करें 1994 में, और वैसे बात करें तो जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके साथ ही पंचायती राज को लोकल गवर्नमेंट कहना या यूँ कहें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न मिल गया। तो जब 73rd अमेंडमेंट हुआ तो उसके बाद अपने यहाँ पे स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में भी कभी पैसों की तनातनी नहीं हो, क्योंकि भाई पंचायतें काम करेगी, नगर पालिकाएं काम करेगी, तो उनको भी तो पैसों की जरूरत होती है। तो पैसा कौन दिलवाएगा उन्हें, या कौन उसकी रिकमेंडेशन करेगा? तो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या है, एक व्यवस्था की गई है। ठीक वैसी व्यवस्था जो सेंटर और स्टेट के बीच की गई है, उसी तरीके से स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच एक फाइनेंस कमीशन स्टेब्लिश है। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसे हम स्टेट फाइनेंस कमीशन कहते हैं। ठीक इसी हिसाब से जब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो चुनाव होते हैं, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं, जिसमें यूनियन इलेक्शन कमीशन काम करता है। स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच जो लोकल गवर्नमेंट के चुनाव है, उसे स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है। अभी हम बात करते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन की। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि स्टेट फाइनेंस कमीशन काम कहाँ करता है। अगर आप इसके काम को समझ गए हो तो बाकी चीज़ें समझना आपके लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखते हैं। द फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स द स्टेट बजट, मैनेजेज गवर्नमेंट फाइनेंस, कंट्रोल्स एक्सपेंडिचर, मोबिलाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सॉरी, यहाँ पे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की बात हो रही है, मैंने आपको फाइनेंशियल कमीशन समझा दिया। आई ओपोलोजाइज, लेकिन खैर कोई बात नहीं, चीज़ें आपको फिर भी अच्छी लगी। यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात हो रही है, मैं इसको कमीशन लेके
कुछ और समझा दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। वापस मैं रिपीट करता हूँ। द फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स द स्टेट बजट, मैनेजेज गवर्नमेंट फाइनेंसेस, कंट्रोल्स एक्सपेंडिचर, मोबिलाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एडवाइसेज द गवर्नमेंट ऑन फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक मैटर्स। वित्त विभाग की बात करें तो राज्य का बजट तैयार करता है, सरकारी वित्त का प्रबंधन करता है, व्यय का नियंत्रण करता है और वित्तीय संसाधनों का प्रबंध करने का काम करता है, और सरकार को वित्तीय एवं आर्थिक मामलों में सलाह देने का काम कौन करता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट है। मैंने जो इधर इतनी महाभारत बताई आपकी, ये फाइनेंस कमीशन है। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग होता है और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट वित्त विभाग होता है। आपके लिए यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है, राजस्थान के फाइनेंस डिपार्टमेंट का कौन है मंत्री, यानी कि उसका हेड कौन है, आप वो बताएं, किसको वो मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेक्रेटरीट डायरेक्टरेट रिलेशनशिप? सचिवालय निदेशालय संबंध क्या है? द सेक्रेटरीट फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज एंड टेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस व्हाइल द डायरेक्टरेट इंप्लीमेंट्स दीज पॉलिसीज एट द फील्ड लेवल। यानी जो सचिवालय है वो नीतियों का निर्माण और प्रशासनिक निर्णय लेता है, वो नीति बनाने का काम करता है, जबकि जो निदेशालय है वो इन नीतियों का क्षेत्रीय स्तर पर क्या करता है? इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वित करने का काम करता है। बोथ वर्क इज कोऑर्डिनेशन फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी। प्रभावी प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं के लिए दोनों का समन्वय के साथ कार्य करते हैं। कहने का मतलब स्टेट की जो पॉलिसी है वो सेक्रेटरीट बनाता है, जबकि उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टरेट की तरफ से होता है। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन द सेक्रेटरीट एंड द डायरेक्टरेट। सचिवालय और निदेशालय में क्या अंतर है? द सेक्रेटरीट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, whereas the directorate is responsible for implementing policies, supervising field offices and executing गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। सचिवालय मुख्यतः नीति निर्माण में व प्रशासनिक नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि निदेशालय उन नीतियों के क्रियान्वयन, क्षेत्रीय कार्यालयों के निगरानी या पर्यवेक्षण और सरकारी कार्यक्रमों के संचालन के लिए उत्तरदायी एक संस्था होती है या बॉडी होती है। नेक्स्ट है, व्हाई इज चीफ सेक्रेटरी कंसिडर्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट? मुख्य सचिव को राज्य का प्रशासनिक प्रमुख क्यों माना जाता है? The chief secretary is considered the administrative head because he coordinates all departments, supervises senior officers, advises the chief minister, and ensures efficient implementation of government policies and programs. मुख्य सचिव को राज्य का प्रशासनिक प्रमुख माना जाता है क्योंकि वह सभी विभागों का समन्वय करता है, वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख करता है, मुख्यमंत्री को सलाह देता है और सरकारी नीतियों व कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन निश्चित करता है। दैट्स व्हाई ही इज कंसिडर्ड एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है, व्हाई इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेक्रेटरीट एंड डायरेक्टरेट इंपॉर्टेंट? सचिवालय और निदेशालय के बीच समन्वय क्यों आवश्यक है? भाई इसलिए आवश्यक है क्योंकि सचिवालय का काम नीतियां बनाने का है और उन नीतियों को प्रभावी ढंग से इम्प्लीमेंट करने का काम निदेशालय का है। तो दोनों में यदि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेक्रेटरीट एंड डायरेक्टरेट एंश्योर्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, बेटर सुपरविजन, administrative efficiency, quick decision making and improved delivery of public services to citizens। सचिवालय एवं निदेशालय के बीच समन्वय से सरकारी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन करना, बेहतर पर्यवेक्षण करना, प्रशासनिक दक्षता लाना, त्वरित निर्णय और नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित होती है। दैट्स वाई इन दोनों में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेवेन्यू बोर्ड ऑफ राजस्थान? राजस्थान राजस्व मंडल क्या है? द रेवेन्यू बोर्ड इज द हाईएस्ट रेवेन्यू अथॉरिटी इन राजस्थान। राजस्थान राजस्व मंडल राज्य का सर्वोच्च राजस्व प्राधिकरण है। इट हियर्स अपील्स इन रेवेन्यू मैटर्स, सुपरवाइजेज रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड एंश्योर्स द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू लॉज इन द स्टेट। यह राजस्व मामलों में अपीलों की सुनवाई करता है, राजस्व प्रशासन की देखरेख करता है और भूमि राजस्व कानूनों के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज HCM रिपा? यानी HCM रिपा क्या है? HCM राजस्थान इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी HCM रिपा इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इज द प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द राजस्थान गवर्नमेंट। HCM इसे राजस्थान लोक प्रशासन संस्था, राजस्थान सरकार का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है।
It provides training, research, and capacity building programs for civil servants and government employees. यह सिविल सेवकों एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने का काम करता है। स्टेट एनी 4 फंक्शंस ऑफ एचसीएम रिपा। एचसीएम रिपा के कुछ 4 कार्य लिखो। एचसीएम रिपा प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग, कंडक्ट्स रिसर्च इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, organizes workshops and seminars, develops managerial skills, and improves the efficiency of government officials. एचसीएम रिपा प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, लोक प्रशासन में अनुसंधान करता है, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन करता है, प्रबंधकीय कौशल विकसित करता है और सरकारी अधिकारियों की कार्यक्षमता में सुधार करने का काम करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन। महाविद्यालय शिक्षा निदेशालय क्या है? द डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट responsible for managing government college, implementing higher education policies, supervising academic activities, and improving the quality of higher education in Rajasthan. महाविद्यालय शिक्षा निदेशालय वह प्रशासनिक विभाग है जो सरकारी महाविद्यालयों के प्रबंधन, उच्च शिक्षा संबंधी नीतियों के क्रियान्वयन और शैक्षणिक जो गतिविधियां है कॉलेज लेवल की बात करें तो के पर्यवेक्षण तथा राजस्थान में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या है, उत्तरदायी है। यानी कि जो आप अभी पढ़ रहे हो कॉलेज एजुकेशन की बात करें, इसका जो हेड होता है या यूँ कहे इसको पूरी तरीके से देखने वाला, समझने वाला या उसको संचालन करने वाला डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 4 फंक्शंस ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन। महाविद्यालय शिक्षा निदेशालय के कुछ 4 कार्य लिखिए। द डायरेक्टरेट मैनेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस, अपॉइंट्स द ट्रांसफर्स टीचिंग स्टाफ, सुपरवाइजेज एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन हायर एजुकेशन पॉलिसीज एंड प्रमोट्स क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन कॉलेज एजुकेशन। महाविद्यालय शिक्षा निदेशालय सरकारी महाविद्यालयों का संचालन करता है, शिक्षकों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण करता है, शैक्षणिक प्रशासन की देखरेख करता है, उच्च शिक्षा नीतियों का क्रियान्वयन करता है और महाविद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का काम करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखो अब बात हो गई है जो मैंने बात वहां पे आपको ऊपर बताई थी, यानी कि अभी राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा विधानसभा के और राज्यसभा के चुनाव आते हैं, पीएम के चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति के होते हैं, इन सब के यानी कि इन चुनावों की बात करता है यूनियन इलेक्शन कमीशन। लेकिन जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं, जो नगरीय पंचायत होती हैं उनके चुनाव होते हैं, उनको कौन देखता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शंस टू पंचायत्स एंड अर्बन लोकल बॉडीज इन द स्टेट। राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जो कि राज्य में पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। अभी आपको पता है पंचायती राज के चुनाव लंबित चल रहे हैं, हो जाने चाहिए थे 2025 में, लेकिन अभी 2026 है, काफ़ी लंबा टाइम चल चुका है। तो इसके लिए जो कंडक्ट करवाने वाली जो बॉडी है दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। और स्टेट इलेक्शन कमीशन ऐसा कमीशन है जो सिर्फ सिंगल मेंबर बॉडी है, यानी कि केवल एक ही इसमें अधिकारी होता है। स्टेट एनी 4 फंक्शंस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन। राज्य निर्वाचन आयोग के कुछ 4 काम बताओ। द स्टेट इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर्स इलेक्शन शेड्यूल्स, सुपरवाइजेज लोकल बॉडी इलेक्शंस, monitors the electoral process, enforce election rules and ensures free and fair elections। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम तैयार करता है, स्थानीय निकायों के चुनाव की देखरेख करता है, निर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी करता है, चुनावी नियमों का पालन सुनिश्चित करता है और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराता है। ये सारे काम स्टेट इलेक्शन कमीशन के होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। राज्य सूचना आयोग कौन है, क्या है? The State Information Commission is a statutory body established under the Right to Information Act 2005। राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक या संवैधानिक और वैधानिक में थोड़ा सा अंतर है, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो दैट इज संवैधानिक, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, और जिसके बारे में सिर्फ एक्ट बना होता है उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो स्टेट इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमीशन है दैट इज वैधानिक या स्टैट्यूटरी बॉडी है। यह It ensures citizens' right to information and hears appeals related to access to public information।
यह नागरिकों की सूचना के अधिकार को सुनिश्चित करता है और सार्वजनिक सूचना से संबंधित अपीलों की सुनवाई करने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट है, मेंशन एनी 4 फंक्शंस ऑफ द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। राज्य सूचना आयोग के कुछ 4 कार्य बताओ। द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हियर्स अपील्स, रिसॉल्व कंप्लेंट्स, डायरेक्ट्स पब्लिक अथॉरिटीज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड एंश्योर्स प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राज्य सूचना आयोग अपीलों की सुनवाई करता है, शिकायतों का निस्तारण करता है, लोक प्राधिकरणों को सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश देता है, पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का काम करता है। नेक्स्ट है, वाई आर बोर्ड्स, कमीशंस एंड डायरेक्टरेट्स इंपॉर्टेंट इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। भाई हम अब तक जितनी बात करी कि राज्य प्रशासन में जो बोर्ड होते हैं, आयोग होते हैं, निदेशालय होते हैं, इनका क्या महत्व है। Boards, commissions, and directors ensures specialized administration, improve policy implementation, strengthen transparency, enhance administrative efficiency, and provide better public services through effective governance। ये जो बोर्ड होते हैं, आयोग और निदेशालय होते हैं, ये विशेषीकृत प्रशासन सुनिश्चित करते हैं, प्रभावी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद करते हैं, पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं, प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाते हैं और साथ ही में प्रभावी शासन के माध्यम से बेहतर सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। इसलिए राज्य प्रशासन में इनका क्या होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब हम बढ़ आ चुके हैं यूनिट 4 की ओर। 4th यूनिट का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। राज्य प्रशासन में राज्य सिविल सेवकों की क्या भूमिका है। State civil services assist the state government in policy implementation, maintaining law and order, revenue administration, public welfare, and effective delivery of government services at different administrative levels। राज्य सिविल सेवाएं राज्य सरकार को नीतियों के क्रियान्वयन में, कानून व्यवस्था बनाए रखने में, राजस्व प्रशासन में, जन कल्याण तथा विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर सरकारी सेवाओं के प्रभावी संचालन में मदद करता है और इस प्रकार स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है, हाउ आर स्टेट सिविल सर्विसेज रिक्रूटेड इन राजस्थान। राजस्थान में जो राज्य सिविल सेवाएं हैं, इनकी भर्ती कैसे की जाती है। स्टेट सिविल सर्विसेज इन राजस्थान आर मेनली रिक्रूटेड थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि इनकी रिक्रूटमेंट या भर्ती की बात करें तो राज्य सिविल सेवाओं की जो भर्ती है वो मुख्यतया राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से करवाई जाती है। ठीक उसी हिसाब से सेंटर में ये यूपीएससी करवाता है। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन मेरिट, रिजर्वेशन रूल्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चयन की जो योग्यता है उसमें आरक्षण के नियम, योग्यता और निर्धारित पात्रता के आधार पर कैंडिडेट का क्या किया जाता है, चयन होता है। व्हाट इज आरपीएससी। राजस्थान लोक सेवा आयोग क्या है। द राजस्थान द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी responsible for recruiting qualified candidates for state services, conducting examinations, and advising the state government on recruitment and service matters। राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो कि राज्य सेवाओं के लिए योग्य अभ्यर्थियों की भर्ती करता है, प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है और भर्ती व सेवा संबंधी मामलों में राज्य सरकार को परामर्श भी देने का काम करता है। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अभी आरपीएससी का चेयरपर्सन कौन है। नेक्स्ट है, स्टेट एनी 4 फंक्शंस ऑफ द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। अभी मैंने ऊपर बात करी तो इसके फंक्शन एक तरीके से, इनके आरपीएससी क्या काम करता है। द आरपीएससी कंडक्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, रिक्रूट कैंडिडेट्स फॉर स्टेट सर्विसेज, advises the government on service matters, prepares selection list, and recommends suitable candidates for appointment। आरपीएससी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है, राज्य सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों की भर्ती करता है, सेवा संबंधी मामलों में राज्य सरकार को परामर्श देता है, चयन सूची तैयार करता है और नियुक्ति किए गए उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुशंसा करता है। ये सारे काम आरपीएससी करती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज दी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी आरएसएसबी क्या है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड क्या है। द राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग कैंडिडेट्स फॉर वेरियस सबॉर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन दी स्टेट गवर्नमेंट थ्रू ट्रांसपेरेंट एंड मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसीजर्स। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड राज्य सरकार के विभिन्न अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक पदों पर पारदर्शी एवं योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से बढ़ती है।
भर्ती के लिए उत्तरदायी संस्था है। यानी कि जैसे आरपीएससी काम करती है वैसे ही काम आरएसएस भी करती है। आरपीएससी का जो मेजर है वो सिविल सर्विसेज की तरफ होता है। ठीक उसी हिसाब से जो अधीनस्थ सेवाएं हैं, अधीनस्थ जो पद होते हैं, जो मंत्रालयिक पद होते हैं, उन पर राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड क्या करता है, रिक्रूटमेंट करवाता है। व्हाट इज लोकायुक्त? लोकायुक्त क्या है? देखो, भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन हो रहा है, उन करप्शन के खिलाफ कोई तो आपकी सुनवाई करे। तो इसकी व्यवस्था की गई है सेंटर स्टेट लेवल पे और स्टेट लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल पे जो इन भ्रष्टाचार के दायरे में जो लेता है मंत्रियों को, पीएम को और भी कई सारी चीज़ों को, वो काम करता है कौन? लोकपाल। और ठीक लोकपाल जैसा काम स्टेट में कौन करता है? लोकायुक्त करता है, लोकायुक्त करता है। द लोकायुक्त इज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन, मिसयूज ऑफ पावर एंड मल एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन द स्टेट। लोकायुक्त एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना राज्य के लोक सेवकों एवं सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और कुप्रशासन संबंधी शिकायतों पर जांच के लिए जिसकी स्थापना की गई है। ऐसा ही काम लोकपाल करता है केंद्र स्तर पर। व्हाट आर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स? प्रशासनिक सुधार क्या है? Administrative reforms are planned changes introduced to improve efficiency, transparency, accountability, responsiveness, and effectiveness in public administration and service delivery. प्रशासनिक सुधार वे योजनाबद्ध परिवर्तन है जो लोक प्रशासन एवं सार्वजनिक सेवा वितरण में दक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, संवेदनशीलता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। यानी कि ये सारे कामों के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव होते हैं उन्हें हम एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार या रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। वो इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर? जिला कलेक्टर कौन है, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है? द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जिला कलेक्टर जिले का प्रमुख प्रशासनिक एवं राजस्व अधिकारी होता है। ही कोऑर्डिनेट्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, सुपरवाइजेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड मैनेजेज रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। यह विभिन्न सरकारी विभागों का समन्वय करता है, कानून व्यवस्था बनाए रखता है, विकास कार्यक्रमों की देख रेख करता है और राजस्व प्रशासन का संचालन करता है। यानी कि स्टेट जो क्या बोलते हैं जिला कलेक्टर है उसे कछुआ भी कहा गया है कि ऐसा कछुआ है जिसपे पूरा खूब सारा बोझ रखा हुआ है। यानी कि इस तरीके की इसको उपमा भी दी गई है। और ये भी कहा जाता है, किसी ने मुझे उसका नाम याद नहीं है, किसी ने ये भी कहा था कि भारत अंग्रेजों को याद करे ना करे लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैसा पोस्ट अंग्रेजों ने भारत को दिया है, इस बात के लिए वो हमेशा अंग्रेजों को जरूर याद करेगा। इस तरीके की लाइनें भी कही गई है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिले का प्रशासनिक हेड होता है। व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ दी सब डिविजनल ऑफिसर? यानी कि एसडीओ या एसडीएम क्या है? उपखंड अधिकारी क्या कार्य करता है? द सब डिविजनल ऑफिसर सुपरवाइजेज रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, कंडक्ट्स मैजिस्ट्रियल फंक्शंस, coordinates development activities and acts as the administrative head of the सब डिवीजन। उपखंड अधिकारी राजस्व प्रशासन की देखरेख करता है, कानून व्यवस्था बनाए रखता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में काम करता है, विकास गतिविधियों का समन्वय करता है और उपखंड का प्रशासनिक प्रमुख भी होता है। नेक्स्ट है वो इज दी पटवारी? स्टेट एनी फोर फंक्शंस ऑफ ए पटवारी? पटवारी कौन है और पटवारी के कुछ चार कार्य लिखो। यानी कि यदि आपने जी तोड़ के मेहनत करी और मेहनत ऐसी करी कि आपका एक साल का कम से कम 25 लाख रुपए का प्लेसमेंट आपका हो गया, तो आपने कभी अपनी दादी से ऐसा होगा, कोई बात को नहीं जी 25 लाख को प्लेसमेंट हो, थोड़ी और मेहनत करते तो पटवारी ही बन जाते। नहीं कहने का मतलब एक बहुत अपनी सोसाइटी की बात करें तो पटवारी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, बहुत एक रेपुटेड जॉब माना जाता है या यूँ कहे डेजिग्नेशन माना जाता है। एक्चुअल में क्या होता है पटवारी, क्योंकि देखो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फिर उसके बाद एसडीएम आता है, फिर कहीं जाके नाम आता है पटवारी का, है ना। ए पटवारी इज द लोवेस्ट रेवेन्यू ऑफिशियल रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड। पटवारी राजस्व विभाग का सबसे निचले स्तर का अधिकारी होता है जो कि भूमि अभिलेखों का संधारण करता है। ही रिकॉर्ड्स क्रॉप डिटेल्स, updates land ownership records, assists in revenue collection and provides information for land administration। वह फसल का विवरण दर्ज करता है, भूमि स्वामित्व अभिलेखों को अद्यतन करता है, राजस्व वसूली में सहायता करता है और भूमि प्रशासन के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य पटवारी करते हैं। तो ये पटवारी के काम है। और पटवारी क्या है? रेवेन्यू जो
राजस्व विभाग उसका सबसे जो बॉटम लेवल का जो ऑफिशियल होता है, अधिकारी होता है, वो कौन होता है? पटवारी होता है। ये था अपना पार्ट ए। अब हम बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी में हमने हर यूनिट से 4-4 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप इनको आंसर भी करोगे और इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को लिखोगे भी। हम यहाँ पे थोड़ा-सा आपसे डिसअपॉइंटेड होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं, अभी एक तरीके से सेकंड ईयर में आप पढ़ रहे हो, लेकिन जब हमारे पास आपकी कॉपीज़ आती है, हम जब कॉपी आपकी चेक करते हैं, इतना वाक़ई में डिसअपॉइंटेड होते हैं बच्चों से कि आज का बच्चा लिखना नहीं जानता, या यूँ कहें वो लिख नहीं पा रहा, या फिर उसे पता ही नहीं कि करना क्या है। क्योंकि वाक़ई में एक बहुत सीरियस कंडीशन बताता है कॉलेज एजुकेशन की। तो मेरा आपसे ये भी एक है अनुरोध कि बेटा आप थोड़ा-सा लिखने की प्रैक्टिस करो, और साथ ही में क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, उस क्वेश्चन के इर्द-गिर्द ज़रूर रहो उसके आंसर के। अगर आपकी सही ढंग से कॉपी पढ़ के चेक करी जाए, तो 60% बच्चों का पास होना भी मुश्किल है। आप कह तो देते हो सर रिवेल में पास हो जाते हैं। कहीं न कहीं के कॉलेज एजुकेशन की ये एक क्या बोलते हैं नरमा-नरमी है, जिसके चक्कर में ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे से आप मतलब यही आपको कहना है कि लिखने की प्रैक्टिस करो, और आंसर को उसी हिसाब से आंसर फ्रेम करो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे ये क्वेश्चन है कि राजस्थान में राज्य सचिवालय के संगठन और कार्यों की व्याख्या करो। तो बस आप पेज भरते हो, बच्चा इधर का इतना हिस्सा छोड़ देता है, इधर का बस ऐसे एक-एक लाइन छोड़ के ऐसे लिखने का पैटर्न ऐसा नहीं होता है, प्रॉपर पैटर्न में लिखा करो, ताकि ऐसा लगे कि ये कॉलेज एजुकेशन के बच्चे की आंसर शीट है ये। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि अब आप थोड़ा-सा कोशिश करोगे लिखने की अच्छे से, और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना कहाँ है? जाना आपको एक ही जगह है, दैट इज़ करियर रेडीनेस की वेबसाइट, जो कि जिसका लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में रहता है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये क्लास नहीं मिली, वो क्लास नहीं मिली। मेरा आपको यही कहना है, प्लेलिस्ट पे जाओ। प्लेलिस्ट हमने सेपरेट बना रखी है, जैसे सेमेस्टर 4th की प्लेलिस्ट है, तो आप सेमेस्टर 4th की प्लेलिस्ट में जाओगे, उसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। बाकी आप यूट्यूब का जो सर्च बॉक्स होता है, उस सर्च बॉक्स में आप पेपर का नाम लिखो, और पेपर का नाम के बाद लिख दो बाई करियर एडुनेस्ट। यदि वो क्लास हमने अपलोड कर रखी है, तो यूट्यूब आपको सर्च करके दे देगा, पेपर के नाम के आगे सिर्फ करियर एडुनेस्ट लिख दिया करो, यूट्यूब खुद ही आपको सर्च करके दे देगा। तो क्योंकि थोड़ा-सा कष्ट आपको करना ही पड़ेगा कि किस क्लास सर्च होती है। बाकी यहाँ तक आप क्लास देख रहे हो, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। एंड हाँ, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और क्लास को हाइप करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपका जो हाइप है वो इस क्लास की रीच को उन बच्चों तक भी लेके जाएगा जो अभी तक यहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं। तो होप आप इसको ज़रूर हाइप करेंगे। अगर हर बच्चा हाइप करता है, तो क्लास में अच्छी हाइप बनेगी, और एक अच्छा बच्चों के तक हम पहुँच पाएँगे। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा। हमारी ओर से एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए, और एग्ज़ाम देकर इधर आके कमेंट भी किया करें कि हमारी क्लास ने आपको किस तरीके से हेल्प किया। तो ऑल द बेस्ट अगेन, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।